हेलो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 2 का जो सब टॉपिक है लेखन कला का विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपकी गूगल मीट पर क्लास ली थी उसी का रिवीजन वीडियो है। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले हमें हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेखन या लिपि होती क्या है, उसका क्या अर्थ होता है। तो बेटा, जब हम मौखिक ध्वनियों को चिन्हों के रूप में प्रस्तुत करते हैं या चिन्हों के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लेखन या लिपि। ठीक है बेटा। तो मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारी पट्टिकाएं मिली हैं। पट्टिकाएं ये जो होती थी चिकनी मिट्टी की बनी होती थी, जिसमें हमें बहुत सारे चित्र, बहुत सारे चिन्ह और संख्याएं मिली हैं। जैसे कुछ बैलों की है, मछलियों की हैं, रोटियों की हैं, और भी बहुत सारे चिन्ह वगैरह यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, लगभग 5000 हमें ऐसे सूचियाँ मिली हैं जो कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। और बेटा, मेसोपोटामिया में लेखन कार्य कैसे शुरू हुआ? क्या ज़रूरत हुई कि वहाँ पे लेखन कार्य शुरू हो पाया? तो बेटा, लेखन कार्य वहाँ पे तभी शुरू हुआ जब समाज को अब जो भी वो लेन देन करते थे उसका स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी। मतलब जैसे जो वो आपस में लेन देन करते थे, व्यापार करते थे, जब उनको लगा कि हमें इसका हिसाब किताब रखना चाहिए जो कि स्थायी हो, जो कि हमेशा परमानेंट रहे, तो इसलिए उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। और स्थायी हिसाब रखने की क्यों ज़रूरत हुई? क्योंकि जो लेन देन होता था वो अलग अलग समय पे होता था, उसमें कई कई लोग शामिल होते थे। ठीक है, और जो सामान होता था जिसमें लेन देन होता था वो भी अलग अलग तरह का सामान होता था। तो इस वजह से इन सब का हिसाब रखने के लिए वहाँ पे लेखन कार्य की ज़रूरत महसूस हुई। ये बेटा आपको साइड में दिखाया भी हुआ है कि जो पट्टिकाएं मिली हैं मेसोपोटामिया से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं जो मिली हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो पट्टिकाएं हैं उसमें हमें बैल, मछली, अनाज, नाव ऐसे चिन्ह देखने को मिले हैं। और बैल के लिए ऐसा ही वाला चिन्ह बनाया जाता था। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनाज, और मछली के लिए भी चिन्ह हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो ये अक्षर हैं SEKUR, इनके लिए भी अलग अलग चिन्ह हैं। तो ये जो अक्षर हैं इनको बोलते हैं कीलाकार अक्षर। तो जो मेसोपोटामिया की लिपि है वो क्या थी? कीलाकार थी। उसमें कोई अक्षर या कोई अलग से व्यंजन नहीं, सॉरी, कोई स्वर या व्यंजन नहीं होता, उसमें अक्षर होते हैं। जैसे कोई वो व्यंजन नहीं होगा, M या कोई स्वर भी नहीं होगा, AMA ऐसे अलग अलग नहीं होंगे, उसमें क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, दो शब्द जब मिलके दो शब्दों को मिलाकर जो हम अक्षर बनाते हैं उसके लिए वहाँ पे अलग अलग चिन्ह बनाए गए थे, उनको बोलते हैं कीलाकार अक्षर। ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 2 पट्टिकाएँ दिख रही होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो पट्टिकाएँ होती थी ये चिकनी मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इन पट्टिकाओं पर ही लिखा करते थे। ठीक है, जो लिपिक होता था, जो इन पर लिखता था, वो क्या करता था? पहले चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसको गूंथता था, और उसको थाप कर वो एक ऐसा आकार का रूप देता था जिसको हम आसानी से हाथ से पकड़ सकें। ठीक है, फिर इसकी जो ऊपर वाली जो सतह होती थी उसको चिकना बनाया जाता था, और सरकंडे की तिल्ली की जो तीखी नोक है उससे उसकी सतह पर लिखा जाता था, कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे? ये जो पट्टिकाएं होती थी जिनकी सतह पर ये चिन्ह बनाए हैं, उनको धूप में सुखा दिया जाता था, और धूप में सूख कर ये बिल्कुल पक्की हो जाती थी। जो भी हम इसमें चिन्ह बनाते थे, जो भी संकेत बनाते थे, वो एकदम पक्के हो जाते थे, जिनको बाद में मिटाया नहीं जा सकता था। इसी वजह से उनको कुछ भी नया हिसाब लिखने के लिए उनको अलग पट्टिका की ज़रूरत पड़ती थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेसोपोटामिया है उसकी जो सबसे पुरानी जो ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी, और जो लिपि थी वो कीलाकार थी। और सबसे पहले क्या होता था कि जो लेखन का इस्तेमाल केवल हिसाब किताब रखने के लिए ही होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो यूज़ है वो और भी चीज़ों के लिए होने लग गया था। जैसे शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए,
ऐसे ही जो देश की आम जनता है उनके लिए कानून बनाने के लिए भी लेखन का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेसोपोटामिया की जो पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन, उसका स्थान धीरे धीरे किस भाषा ने ले लिया, अक्दी भाषा ने। और ये कब हुआ था, 2400 ईसा पूर्व के बाद। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सब टॉपिक पर, जिसका नाम है लेखन प्रणाली। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ की जो लिपि है वो उसको कीलाकार बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कीलाकार जो अक्षर होते हैं, इसमें कोई अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो व्यंजन होता है, जैसे एम हो गया या वोबल हो गया या ए हो गया, तो ये अकेले नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, स्लेबल्स होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं। जैसे पुट के लिए अलग चिन्ह होगा, ला के लिए अलग चिन्ह होगा, इनके लिए अलग चिन्ह होगा। तो ऐसे हर अलग अक्षर के लिए इनके पास अलग अलग चिन्ह होते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो चिन्ह हैं उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, सैकड़ों में इन चिन्हों की संख्या थी। ये देखो, आपको इस चित्र में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे हर अलग अक्षर के लिए, हर अलग सिलेबल्स के लिए यहाँ पे अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। तो इस वजह से ही यहाँ पे जो चिन्हों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीलाकार को इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। और जो ये क्यूनिफॉर्म जो शब्द है वो लातिनी भाषा के दो शब्दों, क्यूनियस जिसका मतलब होता है खूंटी और फोर्मा जिसका मतलब है आकार, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसमें अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता, बल्कि एक अक्षर, पूरे के पूरे अक्षर के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। और ये इन अक्षरों को गीली पट्टिकाओं पर बनाया जाता है, जो कि बाद में उसको सुखा दिया जाता है और वो पक्का हो जाता है। तो बेटा जो लेखन कार्य है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था और उसमें बहुत ज़्यादा कुशलता की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और जो पढ़ लिख सकता था इन चिन्हों को, जो आसानी से पढ़ लिख सकता था, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। इसी वजह से जो वहाँ के राजा थे जो पढ़ सकते थे, उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का जो जिक्र था वो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में भी किया था। प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में जो राजा हैं वो अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपना कोई उनकी कोई ऐसी अचीवमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो तो वो उसके बारे में उसमें लिखवाते थे इन अभिलेखों में। और बेटा हमें मेसोपोटामिया से बहुत सारी मोहर भी मिली हैं। मोहर जैसे आप आज के टाइम में आपने स्टैंप देखी होगी, जब हम कोई भी किसी चीज़ पे स्टैंप लगाते हैं तो वो क्या होती है, मोहर होती है। हिंदी में उसको मोहर बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें अलग अलग आकार की मोहरें मिली हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अलग अलग आकार की मोहरें रखी हुई हैं। और इन मोहरों पे भी हमें कुछ ना कुछ चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, लेखन का प्रयोग मोहरों पर चिन्ह बनाने के लिए या कोई भी कुछ भी संकेत लिखने के लिए किया जाता था। अब ये हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है साक्षरता, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो बेटा मेसोपोटामिया के बहुत ज़्यादा कम लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। और ऐसा क्यों था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे जो चिन्ह थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो समझने में भी बहुत ज़्यादा पेचीदा थे। आसानी से मतलब लोगों को वो समझ नहीं आते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे वो चिन्ह, पेचीदा थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। इसी वजह से ज़्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। और मैंने आपको बताया था कि जो राजा है जो पढ़ लिख सकता था वो उसका उल्लेख प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में भी करवाता था। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट सब टॉपिक पे, जिसका नाम है लेखन कला की देन। मतलब लेखन कला से विश्व को क्या हासिल हुआ, या मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन थी। तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो अपनी संपन्नता, अपनी काल गणना और गणित की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, वहाँ से हमें बहुत सारी पट्टिकाएं मिली हैं, जिसमें हमें गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज की सारी सारणियाँ, ठीक है, और जैसे दो वर्गमूल निकालना, ये सब हमें पट्टिकाओं पर मिला है, जो कि हम आज के टाइम में भी हम उसका मैथ्स, जब हम गणित में हम इन सब चीज़ों को हम आज के टाइम में भी पढ़ते हैं। और केवल
उनको गणित का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उन्होंने समय का विभाजन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से किया था। और उसी समय का जो विभाजन उन्होंने उस टाइम किया था, वो आज के टाइम में भी हम उसी समय के विभाजन को वैलिड मानते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपको यहाँ पे पट्टिकाएँ भी दिखाई गई हैं। ये जो पट्टिका है ये एक गणितीय अभ्यास की है। मतलब इसमें जैसे गणित के जो सवाल होते हैं उसका अभ्यास किया गया है। यहाँ पे भी आप ये पट्टिका देख रहे हो, इस पे भी ये 2 का वर्गमूल निकाला गया है। तो हमें इन पट्टिकाओं से ही हमें पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया के लोगों को गणित का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ठीक है। और अगर लेखन कला नहीं होती तो हमें आज इन सब बातों के बारे में पता नहीं चल पाता। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया? लेखन कला के वजह से, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये पट्टिकाओं पर ये सारी चीज़ें लिखी थी। और देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने समय का विभाजन भी किया, समय गणना भी की थी। और जो हम आज के टाइम में भी उसको मानते हैं, जैसे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 सप्ताह में, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में, है ना। तो हम आज भी हम इसी तरह से समय का विभाजन करते हैं। तो हमें ये सब भी ये भी मेसोपोटामिया की ही देन है। मेसोपोटामिया में जो लेखन कला है उसकी वजह से ही हमें ये सब पता चल पाया है ना। और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि कैसे अलग अलग साल में, महीने में और दिन के अनुसार कैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। ये सब भी हमें उन्होंने बताया। गणित में जो हम गुणा भाग करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, वर्गमूल वगैरह निकालते हैं, ठीक है, ये सब भी हमें मेसोपोटामिया की लेखन कला की वजह से ही आज हमें इन सब के बारे में पता चल पाया था। और बेटा, मेसोपोटामिया में जो लेखन कला है उसकी एक बहुत बड़ी देन ये भी है कि वहाँ का साहित्य, जो गिलगमेश महाकाव्य है जो हमें मेसोपोटामिया से मिला है, वो सबसे पुरानी लिखित कहानियों में से एक है। ठीक है। जो गिलगमेश था वो उरुक जो शहर था उसके राजा थे, और वो आधे तो देवता थे, आधे पुरुष थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमरता की तलाश के लिए उन्होंने जंगलों में मतलब खोज की। और इसमें क्या हुआ था, उनका एक दोस्त था अरट्टा, उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब वो वापस अपने उरुक शहर लौट कर आए तो उन्हें एहसास हुआ, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का, जैसे करुणा, दोस्ती, साहस, प्यार और शांति, इन सब चीज़ों का उनको एहसास हुआ। और इसके बारे में ही उन्होंने अपने इस महाकाव्य में जिक्र भी किया है। और बेटा, जो ये गिलगमेश महाकाव्य था, वो आज के टाइम में जो हम कहानियाँ, जो लिटरेचर वगैरह, जो साहित्य वगैरह पढ़ते हैं, ये उसको आधार प्रदान भी करता है। ये बेटा आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 2, उसके लास्ट पेज पे ये आपको टाइमलाइन दे रखी है, काल रेखा दे रखी है। इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो ये भी एक बार ज़रूर देख लेना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। जैसे मेसोपोटामिया में लेखन कार्य कब शुरू हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग 3200 ईसा पूर्व में। ठीक है। सुमेरियन जो भाषा है उसका स्थान अकदी भाषा ने कब लिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कीलाकार लिपि का विकास कब हुआ, 2600 ईसा पूर्व में, ये भी एक बार आप देख लेना। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नहीं है कि आपके चैप्टर में से ही क्वेश्चन आएंगे, इस काल रेखा में से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 करेंगे। आप एक बार ये जो पूरा चैप्टर 2 है वो अपने NCERT की बुक में से पूरा रिवाइज़ कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।